चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। शिक्षक ने क्या कहा कि जो भिन्न का चैप्टर है भैया उसमें से 5 भिन्नों की कोई सूची बना लो, यानी कि कोई भी 5 भिन्न सिलेक्ट कर लो। तो ये प्रश्न जो है वो टीचर का किस चीज की ओर संकेत करता है? सोचने के उच्च स्तर की ओर, विश्लेषणात्मक सोच की ओर, त्रिविमीय या आकाशीय सोच की ओर, सोचने की निम्न स्तर की सोच की। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वो भिन्नों की सूची बनाने के लिए बोला कि यार कोई भी 5 भिन्न छांट लो। जैसे कि संख्या दे दी, 2 दे दिया, 3/5 दे दिया, 1.2 दे दिया, 2/3 दे दिया। उसने कहा इसमें से भिन्न छांटो। तो हमें क्लियर दिख रहा है भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये दोनों कैसी है, भिन्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि केवल भिन्नों को पहचानना है, यानी कि बेसिक नॉलेज चाहिए, यानी कि सोचने का निम्न स्तर यहाँ पर जानना चाह रहा है टीचर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, डी ऑप्शन मैंने क्लियर समझा दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में यदि 1410 लीटर दूध बेचता है तो वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। देखो 10 दिन के दूध की मात्रा आपको दी है, एक दिन की दूध की निकालनी, एक दिन की। देखो बात क्या हो रही है, 10 दिन से एक दिन पर, यूनिट डिजिट पे जा रहा है, वो इकाई दिन की पूछ रहा है। तो जब यूनिट पे जाते हैं, जब इकाई में पूछते हैं, संख्या जब छोटी हो रही है, इसका मतलब ये है हम उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं। यार 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचेगा तो एक दिन में कितना बेचेगा, यानी कि हम उसका इकाई दिन की मात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, विश्लेषण। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक भी करना सभी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खम्भे दिए गए हैं जिनकी माप दी गई है, चारों खम्भों की अलग अलग, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है, ठीक है ना, सभी खम्भों को बराबर बराबर टुकड़ों की लंबाई में काटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। एक सवाल हो गया, ठीक है। अब यह सवाल किसके लिए पूछा गया है, कौन सी चीज वो टीचर जानना चाह रहा है सवाल के माध्यम से, वो पुस्तक जानना चाह रही है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो एक सवाल को समझो जरा मैथ को। यहाँ पर अधिकतम लंबाई अगर हमको निकालनी है तो हम चारों का क्या निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे। महत्तम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई सभी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि वो अधिकतम माप या अधिकतम लंबाई जिसमें अगर आप इन चारों टुकड़ों को काटेंगे तो आपका वहां पर आंसर आ जाएगा। तो निकालना क्या है, महत्तम। लेकिन अब पूछा क्या है वहां पर, समझिए सवाल किसके लिए पूछा गया है, एचसीएफ और एलसीएम यानी कि महत्तम और लघुत्तम पर आधारित सब संख्याओं का अभ्यास देने के लिए, गुणक और गुणज की ज्ञान की परीक्षा के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल के लिए। तो एक तरह से ये अपना उत्तर हो सकता है, महत्तम है ना। लघुत्तम वाला तो इसमें कोई काम ही नहीं है, और गुणज और गुणक का भी यहाँ पर आंसर ठीक नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन हो सकता है उत्तर सही हो। और डी और देख लेते हैं कि सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। तो देखो यार अगर उसको महत्तम आता है, देखो महत्तम का तो वो वैसे ही दे सकता है कि यार इन चारों संख्याओं का महत्तम ज्ञात करो, एचसीएफ निकालो। तो वो तो ऐसे भी चेक कर सकता है कि आपको महत्तम निकालना आता है या नहीं। तो एचसीएफ ज्ञात करने का कौशल ज्ञात करने के लिए तो सीधा सीधा बोल सकता है कि महत्तम निकालो। लेकिन यहाँ पर उसने क्या जानना चाह रहा है कि महत्तम तो देखो आता होगा आपको, लेकिन आप समस्या जो दी गई है क्या उस समस्या को पहचान सकते हैं कि मुझे उसमें करना क्या है, यानी कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का सवाल दिया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा संख्याओं, संक्रिया और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। देखो संख्याएं हैं, अलग अलग संक्रियाएं मैथमेटिकल यानी कि जोड़ना घटाना, संकेत है मैथ के, घड़ी के 2 कांटे हैं, मिनट घंटे वाले या सेकंड वाला, विभिन्न प्रकार के सिक्के। इन सब में बच्चा डिफरेंस यानी कि अंतर नहीं कर पा रहा है, उसको अंतर करने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसे सीखने में प्रभावित कर रही हैं। क्यों नहीं सीख पा रहा है बच्चा, क्योंकि उसको चीजें देख कर पहचानने में दिक्कत आ रही है, यानी कि चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, यानी कि चाक्षुष विभेदीकरण,
स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय में उससे कमजोरी महसूस हो रही है। चाक्षुष माने नेत्र से, है ना। चक्षु माने क्या होता है, नेत्र होता है कि नहीं होता है। चक्षु माने क्या होता है दोस्तों, नेत्र होता है, यानी कि आंखों से जो चीजें समझने में, उनका विभेदीकरण करने में, उनका समन्वय करने में हमें दिक्कत आ रही है, उसको बोलते हैं चाक्षुष विभेदीकरण कमजोरी, इस प्रकार का, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखें, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, ठीक है ना। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं किसकी। देखो, अगर आपको हाई लेवल थिंकिंग करनी है, अच्छे से चीजों को सोचना है, तो आपको एल्गोरिथम का ज्ञान होना चाहिए, कि संकेतों और चित्रों का ज्ञान होना चाहिए, कि आपको कुछ सीमाओं तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की समझ होनी चाहिए। ये किस चीज की मांग करता है, या फिर सूत्रों की ज्ञान की या नियमों के ज्ञान की मांग करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कि अगर आप में चीजों को संज्ञानात्मक और अमूर्त रूप से चीजों को समझने की समझ है, आप में वो आप में ज्ञान है, तो आप उच्च क्रमीय चिंतन कौशल कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है दोस्तों, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न है, क्या है ये, किस प्रकार का प्रश्न है। देखो, कोई अगर आप किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल 24 मिलेगा। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, 8 24 हो सकता है, ठीक है ना, 12 दूनी 24 हो सकता है, और 4 छंकी 24 हो सकता है। तो ऐसी काफी सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका मतलब काफी सारे उत्तर हो सकते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या है, ऐसे प्रश्न जिनमें एक से अधिक उत्तर होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के देखो कई एक सारे उत्तर आ गए कि नहीं आ गए। तो एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न को हम मुक्त अंत वाला प्रश्न कहते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपसे कहा कि भैया 3 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो ये क्या है, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि 3 और 8 का गुणा 24 ही आना है, एक ही उत्तर आएगा हर किसी का। लेकिन अगर मैं कहूं, जैसे कि यही प्रश्न था कि 24 गुणनफल के लिए किन दो संख्या गुणा करेंगे, तो उत्तर अलग अलग हो सकते थे, एक से ज्यादा हो सकते थे सभी के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डी ऑप्शन मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, कक्षा 3। अगला प्रश्न क्या है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलता है टीचर 2 अंकों की संख्या को समझने के लिए, कि स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति, यानी कि पहले तो स्थानीय मान व्यवस्था को समझता है, ठीक है ना। तो बात क्या आ गई, पहली व्यवस्था। आपको यहाँ पर ये देखो ऑप्शन देख लिया करो, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑप्शन पर नजर दोगे तो सवाल आसान बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पर नजर डाल लीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए। तो पहले तो व्यवस्था आ गई, ठीक है ना। फिर देखें, यह प्रदर्शित करने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाने के लिए टैली चिन्हों का प्रयोग कर रहा है वो यहाँ पर, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो मैथमेटिकल चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग कर रहा है यहाँ पर। तो ये आ जाएगी परिकलन, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर रहा है उनका, परिकलन कर रहा है, घटाना जोड़ना कर रहा है। अब आ रहा है तीसरा स्टेप, के स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पर वो उनकी तुलना कर रहा है, उनके स्थानीय मान के व्यवकलन का अनुप्रयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर सही क्रम बनेगा, सबसे पहले व्यवस्था आई फिर परिकलन। तो ये सी ऑप्शन में ही मिल रहा है, सबसे पहले व्यवस्था संकल्पना, फिर परिकलन प्रक्रिया, और बाद में आ गई संक्रिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्या उत्तर है यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों शेयर कर दीजिए दोस्तों के, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, फैमिली के साथ। आप एमपी टेट, सी टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। देखो सी टेट 2012 में आए हुए क्वेश्चन ना, प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, क्या है। तो देखिए, अगर धनराशि के योग की कुशलता बच्चों को सिखानी है, उनको धनराशि का प्रयोग करना सिखाना है, तो इनको एक नाटक के माध्यम से सिखाया जा सकता है। बच्चों को अलग अलग उनको रोल दे दीजिए,
तो उनको कुछ अमाउंट दे दीजिए, नकली या कैसी भी एक दुकान बना दीजिए, वहां पर बच्चों को चीजें खरीदने के लिए भेजिए, तो उसके कुछ अमाउंट वो देगा और फिर दुकानदार के रूप में जो बच्चा होगा वो पैसे माइनस करके, जितना का सामान खरीदा उतने पैसे माइनस करके उसको लौटाएगा। और जिस बच्चे ने पैसे दिए वो भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले से आसानी से वो सीख सकती है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? 4 अंकों वाली संख्याओं के योग व्यवकलन कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं के पढ़ने के कौशल में प्रवीणता, 6 अंकों तक गणना करना, या संख्याओं के सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। यहाँ पर डी ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बात हो रही है केवल कक्षा 3 की, और कक्षा 3 में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में समझाते हैं, स्थानीय मानों की सार्थकता बताते हैं, बस इतना ही उनके सिलेबस में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। रिजुल एक गति संवेदी विद्यार्थी है और उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए, देखो किसको, गुणन की संकल्पना, मतलब कि बच्चे को शायद गुणा करने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए, यानी कि कैसे उसको गुणा करना सिखाना चाहिए। तो सभी पहाड़ों को याद करा दे, देखो याद कराना पहाड़ों को या रटाना, ये कभी भी कोई बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। 2, 3 आदि के, हाँ मैथ में तो बिल्कुल नहीं, किसी अन्य सब्जेक्ट में हो सकता है लेकिन मैथ में कतई नहीं। 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना इस प्रकार से, जैसे ये 2 का पहाड़ा समझाने का प्रयास है, ये 3 का पहाड़ा समझाने का प्रयास है। ठीक है ना, या कटवा गिनती, यानी कि एक लाइन से आप नंबर सीरीज जो है वो गिनती लिख दो, ठीक है ना, नंबर लाइन पर, और फिर जैसे 2 का पहाड़ा है तो 2-2 छोड़ के यहाँ पर आगे बढ़ते जाओ, तो इसको कटवा गिनती बोलते हैं कि इस माध्यम से। या फिर आड़ी तिरछी रेखाओं के पर प्रतिच्छेद बिंदुओं गिनना, जैसे कि आपसे कहा गया बच्चे को सिखाना है कि बेटा 2 गुणा 3 करो, तो देखो एक बहुत आसान तरीका है, अगर आपको नहीं आता है तो हम बता दें। इसके लिए सबसे पहले 2 लाइन खींच लो आप आड़ी, ठीक है ना, फिर 3 लाइन खींच लो इन पर तिरछी, ठीक है ना। तो अब इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु है उनको काउंट कर लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कटान बिंदु गिन लिए, कितना है 6, तो 2 और 3 का गुणा हो गया 6। तो एक ये तरीका रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि उसको गति संवेदी शिक्षार्थी है, यानी कि उसको चीजें समझने में दिक्कत आ रही है, अगर वो गति को थोड़ा सा समझ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा, डी ऑप्शन, सॉरी फॉर दैट, डी ऑप्शन, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। अब इन कार्यों को क्रम में लगाना है। देखो क्या दिया है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करने के लिए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, केवल अवलोकन करना है। फिर है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बाद में आएगा, बिल्कुल आसानी से बिना किसी डिफिकल्टी के सहज बुद्धि से कोई वर्णन तो तभी कर सकता है जब उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, तो ये सबसे लास्ट में आएगा बी ऑप्शन, तो ठीक है ना। और बी ऑप्शन अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में ए में दिया, तो मुझे शायद उत्तर मिल गया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे और आगे। 2D आकारों को छांटना, ये इससे तो पहले ही आएगा। और देखें विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों, तीसरी चीज जोड़ गई यहाँ पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में, देखिए तो तीसरी चीज बढ़ गई यहाँ पर, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि 2D आकारों को छांट लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना, नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी जो अवलोकन है भुजाओं और शीर्षों का वो करेंगे, फिर उसमें विकर्णों को भी हम काउंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम सहज बुद्धि से उनका वर्णन कर पाएंगे। तो CADB ए ऑप्शन, जो कि हम शुरुआत में ही समझ गए थे, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सही क्रम क्या है, CADB। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है क्या? तो 4 ऑप्शन को जरा पढ़िए और मुझे आंसर देने का प्रयास कीजिए आप स्वयं ही। सवालों के उत्तर देने में तकनीक में निपुणता चाहिए एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए।
अधिकतर सूत्रों को याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं पहले कह चुका हूँ, याद करना है रटने वाली चीजें तो कभी गणित में आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, जल्दी तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेते हैं लोग आजकल, है ना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको गणितज्ञ नहीं बना सकती, आपके दिमाग को शार्प नहीं कर सकती है, ठीक है ना, वो केवल सवाल का हल प्राप्त करने में मददगार हो सकती है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो फटाफट से जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, किस प्रकार की बहुबौद्धिकता बात आती है? तो यहाँ पर तार्किक बुद्धि